वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट ए क्लास 10th का जो पेपर है इंग्लिश का होने वाला है 19 फेब को। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। अगर आपने पेपर कर लिया और साथ ही में मैंने 2-3 वीडियो और बना रखे हैं, उनका भी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। और यकीन मानिए आप टोटल 75 मार्क्स में से 75 मार्क्स आप कर पाओगे। ठीक है, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियोस आपने पूरे कर लिए सोल्व, तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। सेट है क्लास 10th इंग्लिश। टोटल आपका टाइम जो होता है 3 आवर्स का होता है। टोटल मार्क्स 75 मार्क्स होते हैं। 75/75 की तैयारी चल रही है बिल्कुल धुआंधार अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ऑलरेडी मैं वीडियोस में बना चुका हूँ बार बार कि सबसे पहले 5 मार्क्स का पैसेज आता है, फिर अगेन 5 मार्क्स का पैसेज आता है, दोनों में से देख देख के लिखना होता है। फिर 4 मार्क्स का पैसेज आता है जिसमें आपको टाइटल और नोट्स लिखने होते हैं। फिर आपका 3 मार्क्स का जो आपकी बुक है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट आता है, वो भी पैसेज होता है। और अगेन 3 मार्क्स की पोएम आती है। यानी कि 5, 10, 10, 4, 14, 14 और 6, 20, 20 मार्क्स के आते हैं आपके पैसेज। ठीक है, ये होती है रीडिंग। चलिए, तो मैं पैसेज को चलिए आज रीड भी कर देता हूँ, ताकि आपको लाइन टू लाइन समझ में आए। मैं बार बार देखिए वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। पैसेज को आप लास्ट में कीजिए आराम से, ताकि आपके पास टाइम भी रहता है। देखिए इंग्लिश में सफिशिएंट टाइम होता है आपका ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उसको 2 से 3 बार रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, और देन उसके आपको आंसर एज इट इज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको लाइन टू लाइन आपको समझा भी देता हूँ, ताकि आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए साथ के साथ समझते चलिए। चलिए, पहली जो लाइन लिखी है, Today, perhaps your only association with the word polio is the Sabin oral vaccine that protects children from the disease। देखिए, आज टुडे यानी कि आज, परहैप्स यानी कि शायद, आज शायद पोलियो शब्द से आपका एकमात्र जुड़ाव साबिन ओरल वैक्सीन है, जो बच्चों को इस बीमारी से बचाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी है? पोलियो बीमारी से बचाती है। कौन सी वैक्सीन? साबिन ओरल वैक्सीन जो है ये बच्चों को पोलियो से बचाती है। पहली लाइन में ये बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 ईयर्स एगो यानी कि 50 साल पहले, सॉरी 55 ईयर्स एगो यानी कि 55 साल पहले, दिस वाज नॉट सो यानी कि 55 साल पहले ऐसा नहीं था। द ड्रेडेड डिसीज विच मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो ये बीमारी थी या खतरनाक बीमारी जो मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। ठीक है, कॉजेज स्टिफनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, क्रिपिंग एंड पैरालिसिस, यानी कि ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती थी, मांसपेशियों में अकड़न। ठीक है, कॉजेज स्टिफनिंग एंड वीकनेस यानी कि कमजोरी, और मसल्स क्रिपलिंग एंड पैरालिसिस का मतलब होता है अपंगता का कारण बनती है ये। ठीक है, विच इज वाई आई एम व्हील चेयर टूडे, यानी कि जो ये बोल रहा है ये आज इसी कारण से, यानी कि 55 साल पहले वैक्सीन नहीं थी इसकी, साबिन ओरल वैक्सीन पोलियो की, तो इसीलिए ये क्या है, ये व्हील चेयर पे यानी कि अपंग है। ठीक है, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ समबडी हैड प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, कि अगर मेरे जन्म से, व्हेन आई वाज बोर्न, अगर मेरे जन्म से पहले अगर किसी ने भविष्यवाणी की होती तो किसी को भी विश्वास नहीं होता। दैट दिस वुड हैपन टू मी, नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, यानी कि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा। ठीक है, चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। आई वॉज 7th चाइल्ड इन माई फैमिली, यानी कि मेरा परिवार में मैं 7वां जो चाइल्ड हूँ, ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर, यानी कि 4 जोड़े हैं भाई बहनों के। ठीक है, पहले जो आप ये कि मेरा और परिवार 4 बहन भाइयों का था। ठीक है, 4 पेयर थे उनके भाई बहनों के, और ये कौन सा था? 7th ये था। ठीक है, चलिए, विथ ए ह्यूज 23 ईयर गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी कि जो इसका भाई था और जो लास्ट भाई या बहन कोई भी हो सकती है, उन दोनों के बीच 23 उम्र का गैप था। सोच लो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज टोल्ड दैट, यानी कि मुझे बताया गया था, अनलाइक द अदर्स, यानी कि दूसरों की तरह, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेड, यानी कि मेरे जो बाल थे वो इतना फेयर यानी कि मैं गोरा था, और ब्राउन हेयर यानी कि भूरे बाल थे,
दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, यानी कि मैं विदेशी की तरह दिखता था। आई वॉज आल्सो कंसिडर्ड, यानी कि मुझे माना जाता था टू बी द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, यानी कि मुझे बच्चों में सबसे स्वास्थ्य भी माना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कंप्लीट पैसेज को रीड कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से भी आप लाइन टू लाइन इसको रीड कीजिए 2 से 3 बार, तभी आपको समझ में आएगा और देन आप इजीली आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके क्वेश्चंस आप बिल्कुल इजी कर पाएंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, तो आप सभी को पता है वो व्हील चेयर पे है। कौन सी बीमारी के बारे में बात कर रहे हो? पोलियो, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज कॉल्ड। देखिए अगर भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी की जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए वर्डिक्ट होगा नहीं, क्योंकि वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। एडिक्ट होगा नहीं, क्योंकि एडिक्ट का मतलब होता है लत लग जाना। जैसे कि किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को सिगरेट पीने की एडिक्ट हो जाता है वो, ठीक है, उसे लत लग जाती है, तो ये भी होगा नहीं। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, ये भी होगा नहीं। बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन द फैमिली दैट हैड, उसके क्या थे? तो देखिए 4 जो जोड़े थे, यानी कि 4 के पेयर थे भाई बहनों के, यानी कि 4 × 2, यानी कि उसके 8 चिल्ड्रन हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 चिल्ड्रन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मैनली अफेक्ट द, तो देखिए यहाँ पे लाइन स्पष्ट लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ कि पोलियो किसको अफेक्ट करती है। ये देखिए, द ड्रेडेड विच मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ये प्रभावित करती है। तो यहाँ पे लिखा है पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेन, तो लास्ट लाइन में लिखा था कि उसको विदेशी की तरह क्यों दिखता था? फेयर एंड ब्राउन हेयर की तरह था वो, यानी कि गोरा और भूरे बालों वाला था। ठीक है, तो फेयर एंड ब्राउन हेड, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। देखिए ये होती है रीडिंग कैपेसिटी। अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से रीड कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसके लाइन टू लाइन उसका अर्थ निकाल पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन से में कोई भी आसानी, कोई भी मुश्किल आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कैसे किस प्रकार से पैसेज को पहले पढ़ा, समझा, और उस प्रकार से ही सारे इजी आंसर लगे, फिर मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अप्रोच कीजिए पैसेज को, 2 से 3 बार उसको पढ़िए और देन उसके आंसर्स दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो पैसेज है वो भी एक बार देख लेते हैं, इसको हल्का सा, पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। द ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा, यानी कि जो गीज़ा में जो पिरामिड है, जो 7वां अजूबा है ये विश्व का, द ग्रेट पिरामिड एज गीज़ा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क। देखिए सबको पता है कि जो गीज़ा में पिरामिड बने हुए हैं इस प्रकार से त्रिभुज आकार के हैं वो, ठीक है, तो वो क्या है? अमेजिंग लैंडमार्क है, बिल्कुल एक अलग ही है वो लैंडमार्क। राइजिंग हाई अबाउ द सहारा डेजर्ट, यानी कि सहारा डेजर्ट से ऊपर है वो। ग्रीजर रीजन ऑफ नॉर्थन इजिप्ट में है वो। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड्स सम 450 फीट इनटू द ड्यूरिंग बर्निंग डेजर्ट एंड ऑक्यूपाइज ऑफ एरिया ऑफ 15 एकर्स, यानी कि 15 एकड़ जगह में फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको रीड कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा आप इसको रीड कीजिए, देन इसके आंसर दीजिए। विच ऑफ द दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड, देखिए नॉर्थन इजिप्ट है, गीज़ा भी है, सहारा डेजर्ट भी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? साउथर्न इजिप्ट में ये शामिल नहीं है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सारे के सारे इजी क्वेश्चंस है, इनको एक बार पैसेज को रीड करके आपको आंसर से देना है। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आपके लिए भी कुछ होमवर्क भी तो छोड़ा जाए ताकि आप भी तो कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो देख लो काम हो जाए, नहीं, आपको भी सोल्व करना है और आपको भी बताना है। देखिए ये वाला आंसर मैं बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है थोड़ा पेचीदा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, यानी कि ग्रुप। ठीक है, आर्मी होगा नहीं, मटेरियल होगा नहीं, पिरामिड का कोई सेंस नहीं बनता है। ग्रुप यानी कि एक ग्रुप होता है पूरा, ठीक है, उसको ही हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक प्रकार से जटिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका आता है, आपको पता ही है कि टाइटल और नोट्स बनाने रहते हैं आपको। ठीक है, चलिए चैमेलियंस यानी कि होता है गिरगिट। ठीक है, इसका आपको याद रखना है गिरगिट। देखिए गिरगिट के बारे में पूरा पैसेज है, पहली लाइन से स्पष्ट बात पता चल गई है। चैमेलियंस कैन मेक देयर स्किन कलर चेंज, यानी कि गिरगिट अपना रंग बदल सकते हैं अपनी त्वचा का, बट नॉट बिकॉज दे डिसाइड टू, ये ऐसा क्यों करते हैं? द कलर चेंजेस टू हेल्प चैमेलियन अवॉइड देयर एनिमीज, यानी कि उनको जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे ये बचने के लिए सहायता करता है। ठीक है, इस प्रकार से वो अपना रंग बदलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लॉग। कैमोफ्लॉग, देखिए कैमोफ्लॉग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कैमोफ्लॉग ऐसा होता है कि जब आर्मी वाले जो होते हैं, आर्मी वाले
किसी युद्ध में जाते हैं तो झाड़ियों के पीछे कैसे अपने आर पार वो झाड़ियाँ बना लेते हैं और फिर छुप जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं कैमोफ्लेज, यानी कि एक प्रकार से जैसे में तैसा हो जाना, यानी कि वो झाड़ियों के पीछे छुपते हैं तो अपने ऊपर कैसे पत्ते वत्ते डाल लेते हैं हरे कलर के, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही इसी को कहते हैं कैमोफ्लेज, यानी कि अगर ये किसी लकड़ी पे बैठा हुआ है तो वो भूरे रंग का हो जाएगा, किसी पत्ते पर बैठा है तो वो हरे कलर का हो जाएगा, या अगर वो पानी के आसपास बैठा है तो वो ब्लू कलर कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप पैसेज को कंप्लीट रीड कीजिए और इसके जो नोट्स है मेन आप लिख दीजिए, ठीक है। नोट्स में आप मेन पॉइंट लिख सकते हैं और इसका टाइटल तो आप लिख सकते हैं चैमेलियंस, ठीक है, चैमेलियंस यानी कि गिरगिट, ठीक है। गिरगिट के बारे में बोला गया है, पूरा का पूरा पैसेज कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे क्या पाए जाते हैं, पूरा इस पैसेज में दे रखा है, ठीक है। ये देखिए सारा का सारा दे रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड इन एशियन आइलैंड, अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मडागास्कर, ठीक है, यानी कि आधे से ज़्यादा पाए जाते हैं अफ्रीकन आइसलैंड में, ठीक है। और द मोस्टली एक्योर इन सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं विथ फ्यू इन वेस्टर्न एशिया एंड साउथ यूरोप। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दे फाइंड इन, और फिर लिख सकते हैं आप पहला पॉइंट डाल के कि सहारा डेजर्ट, दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं वेस्टर्न एशिया, तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं साउथर्न एरिया, ऐसा करके आप बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देख देख के लिखना है, सारे के सारे ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार एक बार और बता देता हूँ कि एक तो आपको करनी है एसएलसी की एप्लीकेशन याद, दूसरी करनी है आपको बुक बैंक वाली याद, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार परीक्षा में आ चुकी है, ठीक है। तीसरी आपको करनी है फुल फी कंसेक्शन की, ठीक है। तो देखिए जो बुक बैंक है और ये फुल फी कंसेक्शन वाली है, तो ये तो बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि इसमें आपको बस इतनी सी लाइन चेंज करना है। देखिए बुक बैंक में आपको लिखना है कि माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर सो ही कैन नॉट बाई बुक्स फ्रॉम मार्केट सो प्लीज़ इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ऐसा आपको लिखना है। और फुल फी कंजेक्शन में आपको लिखना है कि माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर सो ही कैन नॉट पे माई फी सो काइंडली इशू माई फुल फी कंजेक्शन, बस इतना सा आप लिख सकते हैं, पूरा काम आपको हो जाएगा। एसएलसी की कैसे लिखते हैं, एसएलसी के सबसे पहले आपको पता ही है टू द प्रिंसिपल, ऐसा आप डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फिर डालेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल फ्रॉम इंदौर, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर सो काइंडली इशू या काइंडली गिव मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, 4 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके और वाला भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं सारे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। देखिए आपका जो दोस्त है वो सक्सेस हो गया एग्जामिनेशन में, तो आपको उसको बधाई देनी है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, ठीक है। टू डियर फ्रेंड ऐसा लिख सकते हैं और एड्रेस डाल के, और पूरा आप डाल सकते हैं कि आई एम वेल हियर एंड आई होप यू आर आल्सो वेल देयर, आई हैव हियर्ड इन द न्यूज़पेपर एंड आई हैव रीड इन द न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप कि यू हैव सक्सीड विथ 95% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, दिस इज़ ब्रिलियंट मार्क्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस यूर सक्सेस, ऐसा करके आप लिख सकते हैं और बिल्कुल आप इजीली 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन एनी टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए 150 वर्ड में आपको लिखना है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। वंडर ऑफ साइंस के भरोसे मत रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए वंडर ऑफ साइंस ऐसा है, ये तो सभी को याद ही है, लेकिन अगर ये परीक्षा में नहीं आया, इसी के भरोसे आप रह गए, तो फिर आपका काम हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि आपको एक अदर करना ही पड़ेगा। आप मेरी मानिए तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कर लीजिए, ठीक है। इन्वायरमेंट, ये तो देखिए ऐसा है, अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी नहीं आया मान लो, तो आपको फिर मजबूरन लिखना ही पड़ेगा। देखिए 150 वर्ड कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक पेज आप भर देंगे और इतना आप कर सकते हैं यार, ठीक है। 10th में हैं आप, इतने मैच्योर तो हैं कि इंग्लिश आप लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली, ठीक है। ऐसा आप लाइन बना सकते हैं बिल्कुल। गेम्स वाला अगर आ गया, आपको याद नहीं हो तो गेम्स वाला लिख सकते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वी शुड प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इट कीप्स अस हेल्दी, ठीक है। ऐसा वैसा करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में इसका लिख सकते हैं कि समटाइम्स वी गॉट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग द गेम्स, ऐसा करके आप बिल्कुल ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्चर मेथड पे आता है ये, 3 मार्क्स बिल्कुल इजीली आप प्राप्त कर पाएंगे। 3 मार्क्स का ये होता है। देखिए कोविड-19 प्रोटेक्शन का लिए दे रखा है और सारे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए कोविड-19 एक पेंडेमिक डिसीज़ है, यानी कि वैश्विक महामारी है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन यहाँ पे बोल सकते हैं आप कि हाउ वी कैन प्रिवेंट बाई कोरोना से कैसे बचा सकता है। वॉश योर हैंड्स, यानी कि हमें हाथ धोने चाहिए। यूज सोप, यानी कि साबुन का प्रयोग करना चाहिए। अवॉइड क्राउड्स, यानी कि भीड़ में जाने वाली जगहों से बचना चाहिए। वाटर वियर मास्क, यानी कि हमें
पानी के ये अपने मास्क पहनने चाहिए। अवॉइड हैंडशेक यानी कि हाथ मिलाने से बचना चाहिए। सोशल डिस्टेंस यानी कि 2 गज की दूरी हमें रखना चाहिए, ठीक है, वो लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ईजिली आप कर पाएंगे, 3 मार्क्स आपको ईजिली मिल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, इसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं। ही नो द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो देखिए यहाँ पे विच होगा नहीं, क्योंकि विच आता है वस्तु के लिए, वेयर होगा नहीं, वेयर आता है जगह के लिए। हु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। रिलेटिव क्लाउज का ये क्वेश्चन है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो ब्लू शर्ट पहना है, तो हु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं मतलब जवान था, व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब ट्रीज। तो देखिए ये पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है, जब मैं जवान था। तो देखिए कैन होगा नहीं, क्योंकि कैन दर्शाता है प्रेजेंट की एबिलिटी को, यानी कि आई, अगर ऐसा होता कि आई डैश लिफ्ट द बॉक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन होता आई डैश लिफ्ट बॉक्स, ठीक है, मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ, लेकिन अब ये प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे आता कैन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बोला है कि व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं जवान था मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, तो देखिए पास्ट की जो एबिलिटी होती है, यानी कि कैन का जो पास्ट का रूप होता है वो होता है कुड, ठीक है। तो कुड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। शुड का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि सलाह तो दे नहीं रहा है यहाँ पर, कैन का भी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, जब मैं जवान था, आई वाज यंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कुड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है हाउ डेज शुगर डू यू टेक इन टी, यानी कि आप चाय में कितनी शुगर लेते हैं। तो देखिए मैनी होगा नहीं, क्योंकि मैनी आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, शुगर को अपन गिन नहीं सकते। फ्यू होगा नहीं, क्योंकि फ्यू आता है ना के बराबर, और ये भी आता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, तो ये भी होगा नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा मच। मच एक क्वांटिटी के लिए यहाँ पे बताया गया है, अनकाउंटेबल नाउन है कि आप शुगर की कितनी मात्रा लेते हैं, ठीक है। तो मच इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो देखिए हेवनली जो बॉडीज होती है, द गंगा, द यमुना, द सन, द मून, इनके लिए हमेशा द ही आता है, सबको पता ही है, ठीक है। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, यानी कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो ठीक है, द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हिज अंकल डाइड डैश कैंसर। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि डाई अगर किसी बीमारी से मरे, डाई डैश डिसीज, यानी कि कैंसर हो, कोविड-19 हो, मलेरिया हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है। डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ मलेरिया, डाई ऑफ स्वाइन फ्लू, डाई ऑफ कोविड-19, ऐसा कुछ भी आए तो आपको ऑफ लगाना है, तो ऑफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वांटेड टू डैश एन इंजीनियर। तो देखिए टू के साथ हमेशा 2 + V1 आता है, यानी कि इन्फिनेटिव बोलते हैं इसे, यानी कि 2 के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि जो अपनी बेस फॉर्म होती है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है। तो देखिए बिकम्स होगा नहीं, क्योंकि एस का कोई सेंस नहीं बनता 2 के बाद। बिकमिंग होगा नहीं, क्योंकि इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। बिकम यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, यानी कि वो एक इंजीनियर बनना चाहता है, तो बिकम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। एनी 5 करने रहते हैं आपको, ठीक है, तो आप कोई से भी इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू इज डायरेक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ऑलरेडी मैंने चैनल पे बता दिए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं जाके देखा तो उनको भी जरूर देखिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक पूरा का पूरा वीडियो ही बना हुआ है सेक्शन सी कंप्लीट निचोड़, ठीक है, तो उसका भी जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देखें। यहाँ पे पूरा मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है, ऑलरेडी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको और बेसिक से पढ़ना हो तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, अगर आपको सेक्शन सी कुछ भी नहीं पता हो। चलिए ही डिड हिज वर्क वेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। तो देखिए ही नेगेटिव बदलना है, तो ही डिड नॉट। अब देखिए ये वाला जो डिड नॉट मैंने लिखा है, वो ये वाला डिड नॉट, ये वाला डिड का नोट नहीं किया है, ये डिड है, ये मेन वर्ब है, और ये डिड नॉट होती है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। तो ही डिड नॉट तो हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब आएगा ये डिड, अब इस डिड का अपन करेंगे डू, क्योंकि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है नेगेटिव में। तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऐसा जो करेगा उसका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, और अगर किसी ने लिख दिया ही डिड नॉट हिज वर्क वेल, उसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये होती है अपनी मेन वर्ब, दोनों क्वेश्चन में सेंटेंस में जरूरी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। अब अपने को जोड़ना है इफ से। तो देखिए इफ से कैसे जुड़ेगा कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, अनलेस वाले में नोट नहीं आता, लेकिन इफ वाले में हमें नोट लगाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले लगाएंगे हम इफ, फिर आएगा यू। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल होगे, ऐसा नहीं कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो फेल हो जाओगे, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं है। तो इफ़ यू, अब आएगा डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ के साथ नेगेटिव बन जाता है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड
वर्क हार्ड यू विल फेल, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाना है। ऐसा नहीं कि इफ़ दिख गया तो नॉट लगा दो, अनलेस दिख गया तो नॉट मत लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। अनलेस यू वर्क हार्ड, देखिए इसका मतलब क्या था, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो हमें बनाना था कि जब तक तुम कठिन, यानी कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, इसका मतलब होता है नहीं, यदि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाएगी, तुम फेल हो जाओगे, कि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, इस प्रकार से बन जाएगा। ही इज़ टू इंटेलिजेंट, सॉरी ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, यानी कि वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता। देखिए जो टू होता है TOO, यह होता है एक नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव वर्ड होता है, इसके पीछे हम नोट नहीं लगाते, ये बात ध्यान रखिए। टू के पीछे कोई नेगेटिव नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये टू का मतलब ही होता है नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमें इसको सो दैट से जोड़ना है कि वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता। तो देखिए सो दैट से जोड़ेंगे हम। देखिए ही इज़, टू की जगह लिखेंगे यहाँ पे सो, ही इज़ सो इल दैट, अब पूरा ही का फिर से शुरुआत होगी, क्योंकि सो दैट में अपन ही से शुरुआत करते हैं। वह इतना बीमार है दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये करना है आपको, कैन नॉट गो टू स्कूल, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कि वह इतना बीमार है दैट, यानी कि ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर इसको टू में बदलना हो तो ये आ जाएगा ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, यानी कि वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता। दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, यानी कि बच्चे खिलौने बना रहे हैं, इसको बदलना है आपको पैसिव वॉइस में। तो देखिए प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस का ये है, तो सबसे पहले आ जाएगा टॉयस, क्योंकि टॉयस ऑब्जेक्ट है। टॉयस के अकॉर्डिंग लगेगा आर, टॉयज आर। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उनमें आता है बीइंग। ठीक है, इनका पैसिव बनाते वक्त आपको बीइंग लगाना रहता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। टॉयज आर बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे मेड बाय चिल्ड्रन। ऐसा जो करेगा उसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आना ही है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्बल्ड सेंटेंस का, ये भी बहुत बार पूछा ही जाता है। देखिए द ओल्ड ऑनेस्ट पर्सन मैन वाज इन, तो देखिए ये कुछ सेंस नहीं बन रहा है, इसको मीनिंगफुल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे द ओल्ड मैन, ये द ओल्ड, फिर आएगा मैन, द ओल्ड मैन वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो ईमानदार था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाएगा द ओल्ड, फिर आ जाएगा मैन, द ओल्ड मैन, फिर आ जाएगा वाज एन, फिर आ जाएगा ऑनेस्ट, फिर आ जाएगा पाँचवें नंबर पे पर्सन। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिए ही हैज़ टेकन टी, इंट्रोगेटिव में बदलना है आपको। तो देखिए हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ है, वो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा, हैज़ ही टेकन। ऐसा कैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें चेंज नहीं होती है, पास्ट जो परफेक्ट रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, तो हैज़ ही टेकन टी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पीछे क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। चलिए तो ग्रामर हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक और वीडियो में बना दूंगा। देखिए आपके लिए तो जान भी हाजिर है, बच्चों के प्यार के लिए सब कुछ हाजिर, क्योंकि आपका ही जो मोटिवेशन है, आपकी ही जो ये कमेंट्स हैं कि थैंक यू सर, मज़ा आ गया, यही मुझे देता है मोटिवेशन और यही मुझे मजबूर कर देता है आपके लिए मेहनत करने पर। ठीक है, तो दिन रात एक कर दूंगा आपके लिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वीडियोस को रेगुलरली वॉच कीजिए। ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे देता है मोटिवेशन। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेक्शन डी, इसका भी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। टॉप 50 जो मैंने MCQs कराए हैं उनमें से ही आने हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर वॉच करें, उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हु वाज मिस्टर किजिंग, तो देखिए हु वाज मिस्टर किजिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हु वाज मिस्टर किजिंग यहाँ पे पूछा गया है, तो मिस्टर किजिंग कौन था, तो मिस्टर किजिंग टीचर था। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द पोइट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ द स्नो आपकी जो पोएम है उसमें उसने क्या बचा के रखा है, तो सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। डैश वाज कॉल्ड कबाई, तो देखिए कबाई किसे कहते हैं, जो बेकर्स होते हैं, यानी कि जो ब्रेड वगैरह बेचते हैं गोवा वाले, वो उनकी जो ड्रेस होती है उसे कहा जाता है कबाई, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है विच सीड्स डिश बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग, तो देखिए बुद्धा ने जो कीसा से बोला था कि कौन से बीजे लेके आ रहा हो, तो सरसों के बीजे, यानी कि
मस्टर्ड सीड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सेक्ट। तो देखिए ये जो आपका होता है चैप्टर, उसमें से पूछा जाता है 3 मार्क्स का, बिल्कुल IMP होता है। ठीक है, 3 मार्क्स का आता है इसमें से, 3 मार्क्स का आता है पोएम में से। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई आई वॉज हैप्पी टू एलन हाई। ठीक है, तो आपके पार्ट में से आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड आई वॉज ड्रीमिंग, ये वाला आपका पैसेज है। तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं अपन, और यहाँ पे आंसर स्पष्ट दे रखा है। ये दे रखा है कि वेदर कैसा था। तो देखिए ये पूछने दे रखा है कि स्टार्स वर शाइनिंग, यानी कि तारे चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, क्लियर स्काई था बिल्कुल, अबाउ मी यानी कि मेरे ऊपर, देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, मतलब पूरे आसमान में एक भी बादल नहीं था। ठीक है, तो मौसम कैसा होगा, मौसम बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि क्लियर। होगी होगा नहीं, क्योंकि धुंध थी नहीं, क्लाउडी यानी कि बादल एक भी था नहीं। ठीक है, तो क्लियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम। तो देखिए द पायलट कहाँ से रिटर्निंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ये, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबाउ द स्लीपिंग आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि ये वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बैक टू इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड से फ्रांस। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि इंग्लैंड टू फ्रांस। ठीक है, ये वाला ये यहाँ पे दे रखा है फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि बैक टू इंग्लैंड जा रहा है ओवर फ्रांस। ठीक है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, बिल्कुल ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। तो देखिए इसको जो लिया गया है वो लिया गया है, तो आपका जो ये लिया है देखिए ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन नामक पार्ट से ये लिया गया है, आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से ये लिया गया है। ब्लैक एरोप्लेन आपका एक चैप्टर है, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पोयम का, 3 मार्क्स का आता है, बिल्कुल ईजी है। देखिए चलिए, द वे अ क्राउ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree have given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो वो दिया गया है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। तो देखिए इस पोइट का पोएम कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द क्राउड। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि जो कौवा था वो कहाँ पे बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, तो ऑन हेमलॉक ट्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पोइट मूड गॉट चेंज्ड व्हेन। तो देखिए उसका मूड कब चेंज हो गया। तो देखिए पोइट का जो मूड है वो कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि एक धूल की कण यानी कि एक स्नो उसके ऊपर गिर गया था हेमलॉक ट्री से, इसलिए उसका मूड चेंज हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द पोइट मूड गॉट चेंज्ड व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे जो पैसेज है वो सॉल्व करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के, तो 12 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। बिल्कुल इजीली आप इनको कर पाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कीजिए। ठीक है, चलिए व्हाट डज करेज मीन मंडेला, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, एनी 2 करने रहते हैं आपको, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फायर एंड आइस वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फ्रॉम इन द पोएम। ठीक है, बिल्कुल IMP क्वेश्चन है। फिर आपके 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी जो फुटप्रिंट वाली बुक है उसमें से आते हैं 4 मार्क्स के। नेक्स्ट जो 3-3 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल आइडिया आप याद कीजिए हर पोएम के, द बॉल ऑफ पोएम, टाइगर इन द जू वाले का भी करके रखिए। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं लॉन्ग में। ठीक है, सेंट्रल आइडिया और ये वाला जो पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।